गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 92। टाइटल इज डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन में मेन प्लेयर है दिस एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को कहते हैं। दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। सो हमने लाइट रिएक्शंस में साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड हाउ दिस हेल्प्स इन ATP प्रोडक्शन। आज हम C3 C4 पाथवेज पढ़ेंगे एंड फोटो रेस्पिरेशन। सो लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, सन की जो एनर्जी है सनलाइट में जो स्टोर्ड होती है, इसे कैप्चर करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि फोटो सिस्टम में है। अब ये जो आपको स्टैक दिख रहा है, इंडिविजुअल डिस्क हैं वो थैलेकॉइड्स हैं एंड स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स आर कॉल्ड ग्राना। ओके, सो टू ग्रानम आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमल लैमिले। सो हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो ग्रानम में होते हैं एंड यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। सो नॉन साइक्लिक में ATP एज वेल एज NADPH दोनों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ओनली ATP का प्रोडक्शन होता है। अब फिजियोलॉजिकली ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आज हम डार्क रिएक्शंस में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें ज़्यादा ATP लगेंगे कंपेयर टू NADPH। So in this video, we will study and understand C3 pathway, which is called Calvin cycle, photorespiration and C4 pathway. इसी ऑर्डर में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। So कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? The process of adding carbon dioxide into a substrate is called carboxylation. So एंजाइम की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी से ये दोनों मॉलिक्यूल्स का फ्यूजन होगा एंड ये पहला प्रोडक्ट बनता है कैल्विन पाथवे में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में 3PGA लिखते हैं। एंड ये दो मॉलिक्यूल्स मर्ज होकर के ग्लूकोज बनेंगे। देन इन टर्न ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होगा एंड इस तरह से स्टार्च बनेगा। सो कार्बन फिक्सेशन का ये बेसिक साइकिल होता है, बेसिक पाथवे, जिसे कैल्विन पाथवे कहते हैं, C3 पाथवे। देन प्रिमिटिव अर्थ में आप याद कीजिए ऑक्सीजन लेवल 0 थे जब अर्थ बनी थी। ओके, तो ये एंजाइम भी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि CO2 को यूज़ किया जाए। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होके फ्रॉम 0 21% तक हो गया। अब देखिए, जो रुबिस्को एंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट है वो ओरिजिनली डिजाइन था कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने के लिए। ओके, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के लिए डिजाइन था। अब फोटोसिंथेसिस में ही जो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है कार्बन डाइऑक्साइड से। So oxygen, due to structural similarity, it will compete with carbon dioxide to bind to active site. तो देखिए ऑक्सीजनेज एक्टिविटी क्या होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा सबस्ट्रेट पे, RuBP सबस्ट्रेट, एंड इसका रिजल्ट होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की यील्ड डिक्रीज हो जाती है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में 2 मॉलिक्यूल बनते थे। ओके, 1 टर्न में 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब क्या हो रहा है, 2 के बदले सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एंड दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इस तरह से यील्ड डिक्रीज हो गई है। इसके साथ ही ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं दूसरे एंजाइम पे। तो सेल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे रिमूव किया जाए एंड उस रिमूवल प्रोसेस में ATP का कंजम्पशन होता है। ओके, तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की वजह से एक तो यील्ड कम हो रही है, ऊपर से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बन रहा है इसे रिमूव करने के लिए एडिशनल ATP का खर्चा भी बढ़ रहा है।
तो इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सो आप एवोल्यूशन को हमेशा ध्यान में रखना कि किस तरह से एंजाइम एवोल्यूशन हुआ है एंड उसकी एक्टिविटी चेंज हुई है। पहले सिर्फ कार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट था, बट ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज हुए एटमॉस्फेयर में, तो अब इसी एंजाइम में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। ओके, एंड हम इसे ऐसे स्लैश से शो करेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि या तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा या ऑक्सीजनेज की, दोनों एक्टिविटी एक साथ नहीं होती है। अब आप याद कीजिए, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में पढ़ा था। मैलोनेट और सक्सिनेट ये दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। तो जो सक्सिनेट सबस्ट्रेट है उसका एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये इनहिबिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैलोनेट, बिकॉज मैलोनेट विल बाइंड कॉम्पिटिटिवली टू दिस एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो इसका सोल्यूशन क्या होता था कि अगर आपको ये इनहिबिशन को रिवर्स करना है तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दीजिए। इस तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के इफेक्ट को हम कम करते हैं। वही कुछ एनालॉजी प्लांट्स भी यूज करते हैं बाय रीस्ट्रक्चरिंग देयर एनाटमी। तो इस एनाटमी को, स्पेशल एनाटमी को क्रैन्स एनाटमी कहते हैं, एंड इसके थ्रू जो इंट्रासेल्युलर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैं वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन एंड CO2, इसमें से CO2 का लेवल हाई रहेगा तो रुबिस्को विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक कार्बोक्सिलेज। ओके, so Cran's anatomy helps in increasing intracellular carbon dioxide level to overcome competition due to oxygen। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, सिर्फ चैप्टर नहीं फिनिश करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। याद रखना AR में आपको या 2 स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करके स्टेटमेंट डिजाइन करके पूछे जाते हैं। तो आप समझिए कि कोई भी एनाटमी या कोई भी एंजाइम उसका एवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन आपको समझना चाहिए। पहले एवोल्यूशन C3 का हुआ, ओके, बट ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होने के वजह से फोटो रेस्पिरेशन ये एक दिक्कत आने लगी। तो उसके बाद नेक्स्ट एवोल्यूशन हुआ C4 प्लांट्स का। ओके, एंड एक और हम देखेंगे कैम, क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये पाथवे भी होता है जो कि C4 का मॉडिफिकेशन है। सो देखिए अर्थ में सनलाइट अलग अलग रीजन में, अलग अलग लेवल में, इंटेंसिटी में गिरती है ऑन अर्थ, राइट, एंड इसके वजह से टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं। इक्वेटर रीजन हॉट होगा, पोलर रीजन कोल्ड होता है। सो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्लांट्स अलग अलग पाथवे अडॉप्ट करते हैं। तो ये है टेम्परेचर रेंज, ओके, एंड हर टेम्परेचर रेंज में आपको अलग टाइप की पाथवेज मिलेंगे। सो जो एनाटमी हमने पढ़ी थी मोनोकॉट एंड डाइकॉट में, तो मीसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड यहीं पर ही C3 पाथवे देखा जाएगा। अब इसमें आप ध्यान देना कि स्टोमेटा के रीजन में स्पॉन्जी मीसोफिल्स होते हैं, एंड यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, ओके, तो एटमॉस्फेयर में कितने लेवल्स होते हैं CO2 के और ऑक्सीजन के? 0.03, एंड ये 21% होता है। तो बाय डिफॉल्ट रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इसमें डोमिनेट करेगी, बिकॉज यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन का। तो स्पॉन्जी मीसोफिल इस तरह से डिजाइंड है कि जब एयर इसके थ्रू डिफ्यूज होती है और पैलिसेड तक पहुंचेगी, पैलिसेड मीसोफिल तक, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा एंड CO2 का लेवल इस एरिया में ज्यादा होगा, CO2। सेम वे यहाँ पर भी जब मीसोफिल के थ्रू डिफ्यूज होगा तो CO2 का लेवल इधर ज्यादा होगा एंड कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी फेवर होगी। ओके, अभी आप समझ रहे हैं कि नीचे का एरिया ये स्पॉन्जी मीसोफिल क्यों होता है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द CO2 लेवल्स
so that carboxylase activity of Rubisco will be favored. ये है C3 पाथवे, कैल्विन पाथवे। इसके डिटेल्स हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। C4 पाथवे, यहाँ पर देखिए वर्ड है स्पेशियल डिफरेंस। इसका क्या मतलब है? C3 पाथवे में हमने देखा था कि मीसोफिल सेल्स में कार्बन फिक्सेशन हो रहा है। यहाँ पर बिकॉज टेम्परेचर हाई है, हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए जो कैल्विन पाथवे है वो मीसोफिल सेल्स में नहीं होता है, वो अंदर होता है बंडल शीथ सेल्स में। जब यहाँ पर CO2 स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है तो मीसोफिल सेल्स में इमीडिएटली CO2 को फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसीलिए इस पाथवे को C4 पाथवे कहा गया है। अब उस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को OAA, इसे कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड एंड बंडल शीथ सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर वो फिर से ब्रेक डाउन होगा एंड CO2 रिलीज होगा। ओके, तो अभी इस बंडल शीथ सेल्स में हाई लेवल्स ऑफ CO2 है एंड यहीं पर ही रुबिस्को एंजाइम अभी अवेलेबल है। तो अंडर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन रुबिस्को विल परफॉर्म C3 पाथवे, कैल्विन पाथवे। ओके, तो C4 प्लांट्स में C3 होता ही है। C3 आपको हर जगह दिखेगा। कैल्विन पाथवे हर प्लांट में होगी क्योंकि उसी के थ्रू शुगर सिंथेसिस होती है। बट ये एडिशनल स्टेप लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी एंड टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट है कैम पाथवे। इसमें आप ये वर्ड पढ़ेंगे टेम्पोरल डिफरेंस। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम, तो यहाँ पर स्पेस डिफरेंट था, स्पेशल का मतलब स्पेस है। ओके, कैल्विन पाथवे मीसोफिल सेल्स में ना होकर के बंडल शीथ सेल्स में हो रही थी। और इन प्लांट्स में टाइम डिफरेंस को भी हम समझते हैं। तो देखिए ये देखा जाता है डेजर्ट प्लांट में। डेजर्ट में डे टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। अब ऐसे में अगर स्टोमेटा ओपन हुए टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत सारा वाटर लॉस होगा एंड प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा। ओके, तो स्टोमेटा ओपन होते हैं नाइट टाइम में। कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में एब्जॉर्ब किया जाता है एंड इमीडिएटली उसे कन्वर्ट किया जाता है। पहले तो OAA प्रोड्यूस होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंड देन इसे कन्वर्ट किया जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड को क्रैसुलेसियन एसिड कहा जाता है, इसीलिए ये पाथवे को CAM पाथवे, क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहा गया है। ये मैलेट स्टोर किया जाता है वैक्यूल्स में। देन डे टाइम में मैलेट ब्रेक डाउन होता है एंड देन उसमें से CO2 रिलीज होगा जो कि कैल्विन साइकिल में यूज होगा। तो जो कार्बन फिक्सेशन और कैल्विन साइकिल ये टाइम वाइज डिफरेंट हो रहे हैं। कार्बन फिक्सेशन नाइट में होता है, कैल्विन पाथवे डे में हो रहा है। तो टाइम डिफरेंस है, टेम्पोरल डिफरेंस है। सो आई होप आपको अभी क्लैरिटी मिल गई है कि C3, C4 एंड कैम प्लांट्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम NCERT लाइंस को रिव्यू करेंगे, लाइन बाय लाइन उसे समझेंगे। सो ये है NCERT की लाइंस। वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड? सो द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन होते हैं। उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ATP और NADPH is used to drive the process leading to synthesis of food, more accurately sugars. Dark reactions are dependent on light, so indirectly dependent होते हैं। यहीं पर ही लिखा हुआ है this process does not directly depend on presence of light but is dependent on the products of light reaction. अब इसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं?
वेरीफाई करने के लिए अगर आप लाइट को स्टॉप कर दीजिए, ओके, लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि डार्क रिएक्शंस डिपेंड लाइट पे करते हैं, एंड मोर एक्यूरेटली द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस। सो मल्टी स्टेप्स में होता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर भी ये वर्ड लिखा गया है मिसनोमर, बायोसिंथेटिक फेज एज डार्क रिएक्शन, दिस इज ए मिसनोमर। तो राइट टर्म होना चाहिए था कार्बन रिएक्शंस। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन? सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू रेडियो आइसोटोप्स का गुड यूज किया गया था। तो रिसर्च में रेडियो आइसोटोप्स यूज किए थे। तो मेल्विन कैल्विन, इन्हीं के नाम पे ये साइकिल भी है, कैल्विन साइकिल। कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज किया है? C14 टू स्टडी एल्गल फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट है 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PGA लिखते हैं। सो एक्सेप्शन क्या है? C4 प्लांट्स में ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। Scientists also try to know whether all plants have PGA as the first product of carbon dioxide fixation. तो exceptions क्या मिले? C4 plants मिले जिसमें कि C4 कार्बन होता है, oxaloacetic acid. So two types of reactions होते हैं कार्बन फिक्सेशन के, C3 pathway and C4 pathway. दोनों में क्या डिफरेंस होगा? द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हुई कि प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया गया है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड वुड हैव 3 कार्बन्स ऑफ PGA। तो फाइनल प्रोडक्ट में 3 कार्बन्स होने चाहिए, ओके, इस पे CO2 अटैच होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने कार्बन होंगे? X कार्बन एटम्स। तो ऑब्वियसली अगर ये 3 है और यहाँ पर 1 है तो ये एक्सपेक्टेड था कि 2 कार्बन होंगे, ताकि इसमें एक कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो प्रोडक्ट बन गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो देखिए अनएक्सपेक्टेडली एक्सेप्टर मॉलिक्यूल 5 कार्बन कीटोज शुगर था, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसे RUBP कहते हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो टुक लॉन्ग टाइम एंड कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट्स टू रीच दिस कंक्लूजन। सो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 कार्बन कंपाउंड, बट एक्चुअल डिस्कवरी किसकी हुई? 5 कार्बन RUBP। ये आप याद रखना, ये कीटोज शुगर है। तो यहाँ पर राइब्यूलोज वर्ड है ना, तो अगर ये एल्डिहाइड होता तो राइबोज होता, अब ये कीटोन है इसीलिए इसे राइब्यूलोज कहते हैं। सो इस पे क्वेश्चन आ सकता है RUBP इज एल्डिहाइड शुगर और कीटोज शुगर, तो ये आप याद रखना। Calvin cycle. Calvin and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in cyclic manner. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि नॉन स्टॉप ये फोटोसिंथेसिस चलती रहे, इसलिए इस पाथवे को साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है। RUBP was regenerated. Let us now see how Calvin pathway operates and where the sugar is synthesized. Let us at the outset understand very clearly that Calvin pathway occurs in all photosynthetic plants. It does not matter whether they have C3 or C4 pathway. तो वही बात हो रही है कि कैल्विन पाथवे यूनिवर्सल है, सब फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में आपको कैल्विन पाथवे दिखेगा। सो RUBP एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है और यहाँ से एटमॉस्फेयर से CO2 आ रहा है। कार्बोक्साइलेशन फर्स्ट फेज है कैल्विन साइकिल का। देन फर्स्ट प्रोडक्ट है 3 फॉस्फोग्लिसरेट।
देन नेक्स्ट फेज होता है रिडक्शन। रिडक्शन में NADPH यूज होगा तो ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो जो फॉस्फोग्लिसरेट है, जिसे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी आप कह सकते हैं, सो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड। तो इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा NADPH। साथ ही ATP की रिक्वायरमेंट भी है। तो प्रोडक्ट हो गया ट्राइयोस फॉस्फेट, एंड देन ये दो मॉलिक्यूल्स मर्ज होकर के ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को पॉलीमराइज करके स्टार्च बनाया जाएगा। अगर डाइसैकेराइड है तो सुक्रोज बनेगा। अब सारे ट्रायोज फॉस्फेट शुगर सिंथेसिस में नहीं यूज होते हैं, कुछ रीजेनरेशन के लिए भी यूज होते हैं। एंड अगेन रीजेनरेशन स्टेप में ATP रिक्वायर्ड है। सो 3 stages of Calvin cycle: carboxylation, reduction and regeneration. Carboxylation में fixation of carbon dioxide into stable organic intermediate crucial step है। and RUBP carboxylase enzyme ये है important इसमें। It results in the formation of 2 molecules of 3-PGA. This enzyme also has oxygenation activity. It would be more correct to call it RUBP carboxylase oxygenase or Rubisco. Next, reduction. So यहाँ पे देखिए, utilization of 2 molecules of ATP for phosphorylation, 2 of NADPH for reduction per carbon dioxide molecule fixed. Fixation of 6 molecules of CO2 and 6 turns of the cycles are required for formation of 1 molecule of glucose from the pathway. Next, third step is regeneration of RUBP. So cycle uninterrupted हो, continuous चलते जाए तो regeneration बहुत important है। Regeneration step requires 1 ATP for phosphorylation to form RUBP. Every CO2 molecule entering Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required. So देखिए ATP ज़्यादा लगते हैं compared to NADPH। यहाँ पर भी लिखा हुआ है it is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in dark reaction that cyclic phosphorylation takes place. तो यही बात मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में भी मेंशन की थी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से एडिशनल ATP जनरेट होंगे। एंड फाइनली टू मेक 1 molecule of glucose 6 turns of the cycle are required. Work out how many ATP NADPH molecules will be required to make 1 molecule of glucose through the Calvin pathway. So पहले तो आप ऐसे कीजिए, 1 CO2 requires 3 ATP and 2 NADPH, और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर ATP हो जाएगा इंटू 6 18 होगा एंड 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। सो टोटल रिक्वायरमेंट 6 CO2, 18 ATP एंड 12 NADPH होती है। One turn of cycle requires 3 ATP, 2 NADPH. 6 turns will require 18 ATP, 12 NADPH to produce 1 molecule of glucose. अब बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। Rubisco has a much greater affinity for carbon dioxide when CO2 and oxygen is nearly equal. द बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, ये पॉइंट भी मैंने पहले डिस्कस किया है। इट इज द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। तो दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं एक्टिव साइट के लिए, तो जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो एंजाइम को बाइंड करेगा। लॉसेस इन C3 प्लांट्स। इन C3 प्लांट्स some oxygen does bind to Rubisco and hence carbon dioxide fixation is decreased.
एंड ये डिक्रीज क्यों हो रही है? RuBP instead of being converted to two molecules of PGA binds with oxygen to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate in a pathway called photorespiration. In the photorespiratory pathway, there is neither synthesis of sugar nor of ATP. Rather, it results in release of carbon dioxide with the utilization of ATP. In photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP or NADPH. The biological function of photorespiration is not known yet. अब लास्ट बात करते हैं C4 pathway की. Plants that are adapted to dry tropical regions have C4 pathway. These plants have C4 oxaloacetic acid as the first carbon dioxide fixation product. They use C3 pathway or Calvin cycle as the main biosynthetic pathway. So Calvin cycle universal है, ये भी यूज होती है C4 में. What way are they different from C3 plants? So C4 plants are special type of leaf anatomy जिसे Kranz anatomy कहते हैं. They tolerate higher temperature, show a response to high light intensity. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, हाई टेम्परेचर भी एंड हाई लाइट इंटेंसिटीज. दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोरेस्पिरेशन. दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास. C4 प्लांट में क्रैंस एनाटमी होती है एंड इसको क्रैंस कहते हैं जिसका मीनिंग होता है रीथ. क्रैंस मीन्स रीथ. तो वैस्कुलर बंडल्स ऐसे दिखेंगे इन C4 plants. Kranz anatomy. The particularly large cells around the vascular bundles of C4 plants are called bundle sheath cells. Kranz means wreath. It is the reflection of arrangement of cells. Bundle sheath cells may have several layers around the vascular bundles. Bundle sheath cells, they are characterized by large number of chloroplasts, thick walls impervious to gaseous exchange. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ताकि ऑक्सीजन एंटर ना करे एंड रुबिस्को सेफ रहेगा. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 से एक्सपोज रहेगा तो हमेशा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही उसमें डोमिनेट करेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज. नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. एंड एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, मेज एंड सॉर्गम. ये है C4 प्लांट्स, इनमें क्रैंस एनाटमी दिखेगी. C4 plants have cyclic hatch and slack pathway. So in addition to Calvin pathway, they have hatch and slack pathway. This pathway that has been named the hatch and slack pathway is again a cyclic process. देखिए ये है. The primary carbon dioxide acceptor is 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate. तो RuBP नहीं है, अब है PEP, phosphoenol pyruvate. This is acceptor molecule. It is present in the mesophyll cells. The enzyme responsible for this fixation is PEP carboxylase. So obviously अब किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है? PEP का. तो इस एंजाइम का नाम भी हो जाएगा PEP कार्बोक्सिलेज और इसे PEP केस भी बोलते हैं. It is important to register that mesophyll cells lack Rubisco enzyme. C3 plants में Rubisco enzyme mesophyls में था, लेकिन C4 plants में mesophyll में Rubisco नहीं होता है. Instead PEP कार्बोक्सिलेज होगा. ओके तो ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्टर है. एंजाइम कौन सा है? PEP केस. एंड जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो होगा OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. कार्बन फिक्सेशन मेसोफिल्स में होंगे एंड कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल्स में होंगे.
reaction in bundle sheath cells. It then forms other 4 carbon compounds, malic acid, aspartic acid in the mesophyll cells itself, which are transported to bundle sheath cells. So PEP, phosphoenol pyruvate, carbon dioxide एक्सेप्ट करेगा एंड फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं मीसोफिल सेल्स में, एंड उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बंडल शीट सेल्स में. बंडल शीट सेल्स में these C4 acids are broken down to release carbon dioxide and a 3 carbon molecule. The 3 carbon molecule is transported back to mesophyll where it is converted to PEP again, thus completing the cycle. So ये है hatch and slag cycle. PEP से start हुआ, then oxaloacetic acid बना, then either malic acid or aspartic acid, and then उसे again break down किया गया into CO2 and 3 carbon molecule. 3 carbon molecule मीसोफिल में वापस ट्रांसपोर्ट हुआ एंड फिर से पीईपी में कन्वर्ट कर दिया गया. साइकिल है ये, हैच एंड स्लैग साइकिल. C3 पाथवे अकर इन बंडल शीट सेल्स. अब CO2 रिलीज हो गया है बंडल शीट में, वहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है CO2 का, रुबिस्को भी है, तो अब C3 पाथवे कंटिन्यू होगी. द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन एंजाइम ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase rubisco but lack PEPcase. Thus the basic pathway that results in the formation of sugar, the Calvin pathway, is common to C3 and C4 plants. Did you note that Calvin pathway occurs in mesophyll cells of the C3 plants? Yes, it occurs in mesophyll cells. In C4 plants it does not take place in mesophyll cells but does so only in the bundle sheath cells. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखना. हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ C4 plants. In C4 plants, photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism that increase the concentration of CO2 at the enzyme site. So enzyme bundle sheath के अंदर है and bundle sheath में CO2 concentration high होता है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं. प्लांट्स शो टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर. टेक्स्ट बुक में आप लास्ट में एक टेबल देखेंगे, एक क्वेश्चनर टाइप है एंड आपको इसका आंसर देना है कि ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा विथ रिस्पेक्ट टू C3 प्लांट्स या C4 प्लांट्स. यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं. सो फर्स्ट वन, सेल टाइप इन विच Calvin cycle takes place. C3 plants में mesophyll cells हैं, C4 में bundle sheath. Does the plant have rubisco? Yes, rubisco सभी plants में होता है. Cell type in which initial carboxylation reaction occurs. C3 plants में carboxylation mesophyll में होगा, C4 में carboxylation mesophyll में ही होता है. यहाँ पर बनता है 3-phosphoglyceric acid, यहाँ पर बनता है oxaloacetic acid. How many cell types does the leaf have that fix carbon dioxide? C3 में only 1 है, mesophyll cells, और C4 में 2 हैं, bundle sheath and mesophyll. Which is the primary carbon dioxide acceptor? C3 में RUBP, C4 में PEP, phosphoenol pyruvate. Number of carbons in the primary CO2 acceptor. तो यहाँ पर C3 plants में RUBP है, उसमें 5 कार्बन है, एंड C4 plants में PEP है, उसमें 3 कार्बन है. Which is the primary carbon dioxide fixation product? So यहाँ पर it is PGA, 3-phosphoglyceric acid, and C4 में OAA, oxaloacetic acid. Number of carbons in the primary carbon dioxide fixation product. यहाँ पर जो 3 कार्बन होगा PGA में 3 है, एंड यहाँ पर 4 है oxaloacetic acid.
Does the plant have PEP case? So C3 में no and C4 में yes. Which cells in the plant have rubisco? So C3 plants में mesophyll cells have rubisco, C4 plants में bundle sheath cells. CO2 fixation rate under high light condition. So high light condition में C3 plants का fixation rate कम हो जाएगा. Whether photorespiration is present at low light intensity. Low light intensity में तो photorespiration ये नहीं होगा दोनों प्लांट्स में. C4 में तो होता नहीं है, C3 में भी नहीं होगा, तो नेग्लिजिबल है इसका आंसर. Whether photorespiration is present at high light intensity. So it is present, yes, high in C3 plants, C4 plants में negligible. So इसका justification है high light intensity continues to excite photosystem. So if CO2 levels are low, then photorespiration occurs to dissipate energy. Whether photorespiration would be present at low CO2 concentration. Obviously ये तो होता ही है. ओके तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होगा. CO2 लो है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो फोटो रेस्पिरेशन डेफिनेटली होगा. सो C3 प्लांट्स में हाई, C4 प्लांट्स में नेग्लिजिबल. Whether photorespiration would be present at high CO2 concentration? No. So negligible in both the cases. High levels of carbon dioxide outcompete oxygen for the active site of enzyme rubisco. Temperature optimum तो C3 plants का 20 to 25 है, C4 plants का 30 to 40. And examples of C3 plants, C4 plants. So देखिए मैंने जितने भी फैमिलीज हमने पढ़े हैं उन्हीं का ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखा है. तो लेजुमिनोसिए, सोलानेसिए, क्रूसीफेरे, मालवेसिए, लिलिएसिए, इन सब में C3 पाथवे होता है. देन पोएसिए मिक्स्ड है, C3 एज वेल एज C4. C3 एग्जाम्पल्स हैं राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ली. C4 में मेज, सॉर्गम एंड शुगर केन. एस्टेरेसिया में भी मिक्स्ड है. तो इसके साथ ही हमने डार्क रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.